कैसे हैं आप लोग। हम इस समय चला रहे हैं राजनीति विज्ञान में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के नोट्स का पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। हां, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है और हमको पता लगता है कि हमारा पढ़ाया गया चीजें आप लोगों को पसंद आ रही हैं और आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं। नहीं तो कभी कभी ये लगता है कि लोग हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, क्यों व्यर्थ में हम ये टाइम बर्बाद करें, क्यों ये सारी चीजें करते जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने से हमको ये पता चलता है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें अपने काम को अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक किताब का 6वां अध्याय है, जिसको हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप देख लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है और क्यों इस टॉपिक को बनाया गया। क्या वो स्थितियां थी जिनमें इस टॉपिक को रखा गया, इस अध्याय को बनाया गया और ये हमारे पाठ में रखा गया, पाठ्यक्रम में रखा गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लोकतंत्र जब हमने स्थापित किया तो लोकतंत्र में कुछ चीजें ऐसी भी ली जिनका प्रयोग बहुत आपात स्थिति में करना था, लेकिन हमारे कई शासकों ने उसका प्रयोग अपने लाभ के लिए कर दिया। ये जो अपने लाभ के लिए उन्होंने कर दिया, ये निस्संदेह लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट में ढकेलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर एक काले धब्बे के समान होता है। तो आज हम इस पाठ में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि किन स्थितियों में आपातकाल लगा, आपातकाल के समय की परिस्थितियां क्या थीं और भारतीय राजनीति में क्या चल रहा था। उस समय क्या स्थितियां ऐसी हो गई थीं जिनके कारण आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया। किसने दिया? लोकनायक। उनको एक पदवी मिली हुई थी, लोकनायक की पदवी मिली हुई थी कि वो जनता के नायक हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा, अगर आपको सुधार करना है तो व्यापक स्तर पर करना पड़ेगा, देश के स्तर पर करना पड़ेगा, राष्ट्र के स्तर पर करना पड़ेगा और पूरे के पूरे देश को सुधारना पड़ेगा। एक छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलेगा। तब क्या नारा बना? संपूर्ण क्रांति, पूरी क्रांति। तो यही क्वेश्चन है आपका कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि 1975 में संसद मार्च का नेतृत्व किस राजनेता ने किया? 1975 में एक संसद की ओर मार्च किया गया था, जिसमें बहुत सारे विरोधी दल के नेता, छात्र संगठन और बहुत सारे लोग थे। तो इस संसद मार्च हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन है कि इस संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था जो 1975 में हुआ था? तो किसने किया था? यह भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? इसके नेता कौन थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए अब देख लेते हैं एक स्थिति कि क्या परिस्थितियां थी उस समय।
भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उच्च न्यायालय ने, और उच्च न्यायालय भी कौन सा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ फैसले दिए। उस फैसले में एक ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई, उन स्थितियों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सीधा चलते हैं कि 12 जून सन 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण की याचिका पर इंदिरा जी के चुनाव को अवैधानिक करार दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री के चुनाव को, यानी लोकसभा चुनाव को ही, लोकसभा सदस्य यदि प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो उसको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा था कि चुनाव के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गई, कुछ अनियमितताएं हुई थी। उन अनियमितताओं में क्या था, सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए किया गया था और इसी आधार पर राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा जी के विरोध में चुनाव लड़ा था, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उस याचिका में कहा कि चूंकि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था, सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव के लिए तो हो सकता है लेकिन किसी एक प्रत्याशी के चुनाव के लिए नहीं हो सकता है, किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करने के लिए नहीं हो सकता है। और इंदिरा जी ने यह गलत कार्य किया है, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए किया है और ये बात न्यायालय में सिद्ध कर दी उन्होंने। न्यायालय में जब ये बात सिद्ध हो गई तब वो क्रांतिकारी दिन कौन सा था, 12 जून सन 1975 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने ये फैसला सुनाया कि हां, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है और दुरुपयोग के नाते ये चुनाव अवैधानिक किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव था वही रद्द हो गया। अब जब वो संसद की सदस्य नहीं बची, लोकसभा की सदस्य नहीं बची, तो वो प्रधानमंत्री कैसे रह सकती थी। उनको 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव लड़के जीत कर आना पड़ेगा। यदि वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकती हैं। तो यहां आपको इस पूरी लाइन में 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सीधे सीधे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तीनों क्वेश्चन को याद रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस दिन उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। पहले तो ये कि किस न्यायालय ने सुनाया, ये तो ये उच्च न्यायालय ने सुनाया। और कौन से उच्च न्यायालय ने, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। दूसरा है ये 12 जून सन 1975 का फैसला है, 12 जून 1975 का फैसला है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि न्यायाधीश का नाम बताइए, वो कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका पर एक मोहर लगा दी, बता दिया कि न्यायपालिका भारत में ऐसी नहीं है कि जो कार्यपालिका या विधायिका के दबाव में आके काम करे, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां से होती है, कहीं ना कहीं कार्यपालिका उसमें सीधे सीधे हस्तक्षेप करती है। लेकिन इसके पश्चात भी तब उन न्यायाधीश का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनका नाम क्या है, श्री जगमोहन लाल सिन्हा। और किसकी याचिका पर हुआ था, याचिका जरूर पूछी जाती है कि याचिका किसकी याचिका पर है, तो ये राजनारायण की याचिका पर हुआ था। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहां से मिल रहे हैं आपको सीधे सीधे। आपको 12 जून के डेट भी याद रखनी है। आपको ये उच्च न्यायालय, मैंने देखा कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कौन से न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था, तो ये उच्च न्यायालय ने सुनाया था, हाई कोर्ट ने सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया था, ये पूछ लेता है। तो ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। और कौन से हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको
सुनाया था। दूसरा, इसके जज कौन थे। कई बार पूछा गया था कि किस जज ने यह फैसला सुनाया था, तो श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने सुनाया था। और अगला क्या है कि इसकी याचिका किसने दाखिल की थी, तो इसकी याचिका राजनारायण ने की थी। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। इसी डिसीजन के आने के पश्चात 12 जून को ये डिसीजन आया और 25 जून को, 12 जून से 25 जून तक इंतजार किया गया। उसी समय विरोध चल रहा था, संसद मार्च हो रहा था और सारी चीजें विरोध की स्थितियां बन रही थी। उन स्थितियों में इंदिरा जी परेशान हो गई थी और परेशान होने के पश्चात जल्दबाजी में उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। क्या कर दिया गया? भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ठीक है, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की गई। अनुच्छेद 352 के अनुसार इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के माध्यम से यह घोषणा की गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि उसी समय एक निर्णय और आ रहा था। क्या निर्णय था? अगला जो क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो विवाद जरूर याद रखिएगा। केशवानंद भारती, आपको याद रखना पड़ेगा कि केशवानंद भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विधायिका किसी भी कीमत पर संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अगर मूल ढांचे से छेड़छाड़ करेगी तो वो जो संशोधन है उसको न्यायपालिका रद्द कर देगी और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि एक ऐसा भी मामला आया जिसमें भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया गया और कहा गया कि इस बुनियादी ढांचे से यदि छेड़छाड़ की जाती है तो उस संविधान के उस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया जाएगा, उस संविधान संशोधन को माना नहीं जाएगा। क्योंकि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन करने का आपको जो अधिकार दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आप नई परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती हैं और संविधान उसको चलाने में सक्षम नहीं होता है तो वो नई प्रगतिशील चीजों को लाने के लिए संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अधिकार आपको नहीं दिया गया है कि आप संविधान में संशोधन करके संविधान को ही पलट दें। तो संविधान को आप नहीं पलट सकते हैं, इसलिए संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा यहां पर आई। कौन से बाद में आई? केशवानंद भारती के बाद में आई। केशवानंद भारती जिन्होंने ये रिट फाइल की, उसमें निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखिए ये डिसीजन कहां से आ रहा है? इस सर्वोच्च न्यायालय से आ रहा है। और इंदिरा गांधी का डिसीजन कहां से आया था? उच्च न्यायालय से आया था। इसीलिए पूछ लिया जाता है कि किस न्यायालय के द्वारा यह कार्य किया गया था। ठीक है, चलिए उस दौरान एक नारा बहुत तेजी से बुलंद हो रहा था। कौन सा नारा था वो? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ठीक, भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। यानी इंदिरा लाओ देश बचाओ। तो ये नारा किसने दिया? ठीक है, तो आपको इंग्लिश का ही याद रखना है। सीधा सीधा यही नारा ही पूछ लेते हैं कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? तो ये देवकांत बरुआ थे। एक देवकांत बरुआ जी ने 1971 में इस नारे को बनाया। ठीक है, 1971 में इस नारे को बनाया। चलिए
अब हम लोग देख लेते हैं कि 1975 में आपातकाल के समय भारतीय राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि आपातकाल की जो घोषणा होती है वो सारा कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमारे यहां प्रधानमंत्री कोई कार्य नहीं करता, ना मंत्रिपरिषद कोई कार्य करती है। वो तो क्या करती है, उसका कार्य केवल ये होता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे, उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय मानने के लिए पहले राष्ट्रपति स्वतंत्र होता था, लेकिन अब 42वें संविधान संशोधन के बाद यह कर दिया गया है कि नहीं, राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही होगी। तो वो सलाह देने पर लेकिन जो निर्णय आएगा वो किसके नाम से आएगा? वो राष्ट्रपति के नाम से आएगा। यानी आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा। प्रधानमंत्री तो केवल सलाह देगा, उसकी मंत्रिपरिषद सलाह देगी, और उस सलाह को लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो उस समय आपको राष्ट्रपति का नाम याद रखना बहुत अनिवार्य है। उस समय जनाब फखरुद्दीन अली अहमद, जनाब फखरुद्दीन अली अहमद वहां पर राष्ट्रपति थे। 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तब जनाब फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्लियर? इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा सारा कार्य, संविधान का सारा कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारी कार्यपालिका क्या है? राष्ट्रपति है कार्यपालिका। लेकिन कार्यपालिका के लिए सलाह के लिए, उसकी सुविधा के लिए कुछ मंत्री बनाए गए हैं, कुछ मंत्रिपरिषद बनाई गई है। उस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री उनको सलाह दे सकता है। पहले वो स्वतंत्र थे कि सलाह माने या ना माने, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के पश्चात ये कर दिया गया है कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही होगी या मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होगी। लेकिन जो भी कार्य होता है सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, ये याद रखिएगा। कई लोग इसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्वेश्चन होता है कि आपातकाल की घोषणा किसने की? अब आ जाएगा वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश। खट से आप लोग क्या करेंगे? प्रधानमंत्री लगा के चले आएंगे। प्रधानमंत्री कोई कार्य नहीं करता है, प्रधानमंत्री तो केवल सलाह देता है। काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये एकदम ध्यान रखिएगा। अगर ये आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो निश्चित तौर से आप लगा के चले आएंगे। एक इसमें क्वेश्चन और बन सकता है कि सीधे कहेंगे कि 1975 में आपातकाल किस व्यक्ति ने लगाया, और वहां पर ऑप्शन दे देंगे इंदिरा गांधी, जगमोहन, फखरुद्दीन अली अहमद और कोई एक नाम दे देंगे। तो आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत फेमस है कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। व्यवहार में तो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, लेकिन सिद्धांत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जनाब फखरुद्दीन अली अहमद ने लगाया। तो आपको क्या लिखना है? जनाब फखरुद्दीन अली अहमद। अगर आप इंदिरा गांधी लगा के चले आएंगे तो आप सोचते रहेंगे कि हमने तो सही किया है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीजें बतानी आवश्यक थी, कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना आवश्यक था। अन्यथा हम इसके 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, आपको फिर एक नया वीडियो बना के देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां पर भी हमने क्लियर करवाया था, लेकिन इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको और क्लियर करवाना चाह रहे थे, और इस के आधार पर आपको यह पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं, अन्यथा आप क्वेश्चन रटते रह जाएंगे। यहां इंदिरा गांधी का मामला आया, अगले प्रधानमंत्री में दूसरा मामला आएगा, अगले प्रधानमंत्री में तीसरा मामला आएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सारा काम राष्ट्रपति करता है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वहां प्रधानमंत्री की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, वहां तो सीधा राष्ट्रपति की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक,
ये कथन सही है या गलत? तो ये कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। कई बार पूछा गया है, आपके प्रश्नों में से ही उठाया है हमने। आपके पुराने क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, वहीं से उठाया है मैंने इसको कि आपातकाल की घोषणा सन 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। ये कथन सही है या गलत है? अधिकतर बच्चों ने हमने देखा था, उन्होंने लगा दिया था सही है, लेकिन क्या है? ये गलत है। इसीलिए क्योंकि जहां कंफ्यूजन होने की स्थिति होती है, वहां रुक के हम थोड़ा ज्यादा समझा देते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको सारी जिंदगी वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, आराम से सारे क्वेश्चन निकलते रहेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हर बार आप उस चीज में फंस जाएंगे। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की थी। राष्ट्रपति कौन थे? जनाब फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है? इसी में अगला आता है कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या कह रहा है? आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो जाते हैं। हां, हो जाते हैं। सही है, ये एकदम सही कथन है ये कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। यानी कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसके माध्यम से बांग्लादेश बना, उन शरणार्थियों के वजह से, उन साजो सामान का खर्चा जो हुआ था उसके वजह से हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। इस कारण से आपातकाल लगाना पड़ा। ये कथन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये कथन सही है, तो ये सही नहीं है, गलत है। क्योंकि युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और आपातकाल कब लग रहा है? 1975 में लग रहा है। तो आपातकाल की कुछ तात्कालिक परिस्थितियां और भी थीं, केवल आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए वो नहीं लगा। ठीक, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यदि आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, तब हम कौन से आपातकाल लगाते हैं? हम आर्थिक आपातकाल लगाते हैं, अनुच्छेद 360 के हिसाब से लगाते हैं। लेकिन ये कौन सा लगाया हमने? अनुच्छेद 352 के हिसाब से लगाया, यानी आंतरिक अशांति के लिए लगाया गया। तो आर्थिक स्थिति इसमें मूल कारण नहीं थी। अगर आर्थिक स्थिति इसका मूल कारण होती, उस समय वो स्थितियां थीं, तो हम कौन सा आपातकाल लगाते? आर्थिक आपातकाल लगाते। लेकिन हमने क्या किया? हमने आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया, इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। दोनों स्थितियां आप समझ लीजिए कि बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, नहीं, गलत है। आपातकाल की घोषणा अगर आर्थिक स्थिति के कारण करते तो हम वित्तीय आपातकाल लगाते, लेकिन हमने वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया, इसलिए ये कथन गलत है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला वो कह रहा है कि आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे ही आपातकाल लगा, बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई। प्रेस वाले उनसे पूछ के अपना आर्टिकल निकाल सकते थे, अपनी खबर निकाल सकते थे। प्रेस की आजादी पर निवारक नजरबंदी का बहुत व्यापक स्तर पर इसमें प्रयोग किया गया। ठीक है? तो ये जो कथन है ये सही है कि आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है? ये कथन क्या है? एकदम सही है। ठीक, अगला कथन है कि सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया था। ठीक है? अब बहुत सारी पार्टियों ने समर्थन हो सकता कर दिया हो, लेकिन सीपीआई को ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि सीपीआई क्या कहती है? सीपीआई गरीब मजदूरों की बात करती है और ऐसे आपातकाल का विरोध करती है। लेकिन इस समय क्या स्थिति आ गई? सीपीआई ने इस आपातकाल की घोषणा का समर्थन कर दिया, और जब समर्थन कर दिया तब स्थिति क्या बनी
इसीलिए उसको पूछा जाता है, उसको बार बार बताया जाता है कि सीपीआई कौन सा है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी आपातकाल की पक्षधर नहीं है, वो लोगों के अधिकार की पक्षधर है। और आपातकाल क्या है? इसमें सारे अधिकार निष्क्रिय हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और इसका समर्थन कर दिया सीपीआई ने, तो ये क्रांतिकारी कदम था। तो ये क्या है? ये सही है। ये जो वक्तव्य है ये सही है, क्योंकि आपसे कई बार 3, 4, 5 वक्तव्य दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। एक एक नंबर के दे देगा आपको, तो आपको उन चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है। ये 4 चीजें जो आपको दी गई हैं, इन 4 चीजों में से कौन सी एक चीज ऐसी है जो आपातकाल की घोषणा से मेल नहीं खाती है? ठीक है, बाकी चीजें तो मेल खा रही हैं, लेकिन इसमें क्या मेल नहीं खा रहा है? इसमें मेल नहीं खा रहा है शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। क्यों? क्योंकि शाह आयोग उसके बाद में बनाया गया था, और ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में, यानी कि घोषणा जब हुई तो उस समय क्या परिस्थितियां थी, उसके संदर्भ में बताना है। जबकि शाह आयोग तो कब बना? जब दूसरी सरकार आ गई, उस सरकार ने यह कहा कि इस व्यापक स्तर पर चले अत्याचार की जांच होनी चाहिए, और उस जांच के लिए उन्होंने न्यायाधीश, क्या नाम था उनका न्यायाधीश का? जल्दी से बताइए, अभी हमने आपको बताया कि न्यायाधीश का क्या नाम था? शाह। क्या नाम था? पूरा नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में आके उनका पूरा नाम बताइए। तो शाह के निर्देशन में एक आयोग का गठन किया गया, और उस गठन के तहत उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपने कुछ निष्कर्ष दिए कि ये आपातकाल किन किन स्थितियों में सही था, किन किन स्थितियों में गलत था, क्या स्थितियां ऐसी थीं जिसके कारण यह आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है ना? तो शाह आयोग इसमें क्या है? मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि कौन सा सही है, कई बार पूछता है कौन सा गलत है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हमने पढ़ा क्वेश्चन कि हाँ, तो हमें लगा कि ये पूछ रहा है सारा सही, इसमें कौन सा सही है, और हमने पहला ऑप्शन देखा जल्दबाजी में, तो पहला ऑप्शन सही था, तो हमने उसी पर टिक किया और चल दिए। हमने दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन पढ़े भी नहीं कि उसमें क्या था, उसमें गड़बड़ी थी। उसमें पूछ क्या रहा है कि कौन सा मेल नहीं खाता है, यानी उससे मेल नहीं खा रहा, यानी कि 3 सही होंगे, उसमें एक गलत होगा, तो हमें गलत ढूंढना है। इसलिए पेपर को जरूर अच्छे से पढ़िए। यदि आप पेपर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आप कई क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देंगे। तो जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी यदि करेंगे तो आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पेपर में बड़े रिलैक्स मूड से जाइए, आराम से जाके उसको पढ़िए, और पढ़ने के पश्चात ही उसको आंसर करिए। नहीं, आप घर पर आकर पछताने से कोई फायदा नहीं। कहावत भी है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत मत चुगने दो, उससे पहले ही अलर्ट हो जाओ। नहीं, आप हमसे शिकायत करेंगे, सर आपने कहा था कि 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे और हमारे मार्क्स तो आए नहीं। अरे कहां से आएंगे भाई, हमने ये भी तो कहा कि जल्दबाजी मत करिए, पेपर को अच्छे से पढ़िए। पेपर को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं पेपर के क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है हो सकता है उसका आंसर 8वें 9वें क्वेश्चन में आपको मिल जाए। कई बार पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ठीक, तो आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण ने दिया। अब नीचे पूछ दिया उन्होंने कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया। ऊपर वाला क्वेश्चन सीधा नीचे फिट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, सीधे सीधे रखे मिल जाते हैं, या कई और भी चीजें हो जाती हैं। जैसे बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा कि संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के इस नारे को आप व्याख्यायित कीजिए या प्रकाश डालिए या आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। तो क्या है, वहां आपसे पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, और यहां वो पूरा का पूरा आंसर आपको दे दिए अगले क्वेश्चन में। तो इसीलिए पेपर को ठीक से पढ़िए। पेपर को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आपकी खड़ी हो जाएंगी और आप उतने नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है और एकाग्रता के साथ पेपर पढ़ना। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में, अड़ोस पड़ोस में, यहां वहां देखने के चक्कर में कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारा दोस्त क्या कर रहा है। अरे दोस्त भी तो वही काम करेगा, आपसे ज्यादा होशियार थोड़ी आपका दोस्त है। ये मान के बैठिए वहां परीक्षा हॉल में कि हम जो जानते हैं बेहतर जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और उसी आधार पर जब आप पेपर करने बैठेंगे, जब आप ये वीडियो लगातार हमारे देख रहे हैं, तो क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, निश्चित तौर से मिलेगा। और अगर क्वेश्चन बाहर भी जाएगा तो हमने 10% क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ना, 10% अंक छोड़ दिए हैं। हमने आपको 90% से अधिक अंक कहा, यानी 90% तो मिल जाएंगे, 10% बाउंसर वाले अगर नहीं मिलेंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। यदि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर लेंगे। ऐसी स्थितियां मत बनाइए प्लीज। क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़िए। यदि आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं, हमने आपको यह भी बता दिया कि कई आंसर सीधे सीधे मिल जाते हैं। कई बोर्ड में कहीं 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 35 क्वेश्चन में भी लास्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो 6 नंबर के, उत्तराखंड बोर्ड में जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो 5 क्वेश्चन होते हैं। और 5 क्वेश्चन में भी अथवा करके दिया जाता है, यानी कि वो 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चन आने हैं। जब सिलेबस में से ही क्वेश्चन आने हैं, पिछले साल के पेपर को रिपीट नहीं करना है। इन सारे नियमों के आधार पर जब पेपर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर टाइप और बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मिल ही जाते हैं। आप पढ़ के तो देखिए एक बार। और उत्तराखंड में तो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम केवल बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप 15 मिनट लीजिए, पेपर पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए दिया जाता है। इसके बावजूद भी हम क्या करने लगते हैं, वहां अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, अपने टीचर से बात करने लग जाते हैं। और जब ये कहा जाता है कि ये टाइम आपका केवल पेपर पढ़ने का है, आप लिखेंगे नहीं, तब आप बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है, हम 15 मिनट बाद लिखेंगे। अरे लिखने के लिए नहीं मना किया गया, लिखने के लिए मना किया गया, पेपर पढ़ने के लिए नहीं मना किया गया। आपको पेपर पढ़ने के लिए इसीलिए तो वो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कि आप क्या करते हैं, पेपर ठीक से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो यहां आपको निश्चित तौर से देखना है। मैंने कई बार देखा, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, मैं लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लगातार मूल्यांकन में रहता हूं। तो आप क्या क्या गलतियां करते हैं ये बताना हमारा दायित्व है। यहां पे आप उनको सुधार करिए। यदि आप उनमें सुधार ला देंगे तो निश्चित तौर से आप 90% से अधिक अंक पाएंगे। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका सीधा सीधा आंसर है। अगर आप ठीक से, अगर आप तैयारी करके गए हैं तो आपको यहां वहां देखने की जरूरत नहीं है। उस 3 घंटे एकाग्र होकर बढ़िया से लिख डालिए और आपको उतने अंक मिलेंगे ही। चलिए खैर, उस पर हमने ज्यादा बोल दिया। अब सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्या क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए अब देख लेते हैं। कुछ नारे हैं, तो वो नारे किसने दिए ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिया। गरीबी हटाओ, अब आता है नारा गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, बड़ा हिट नारा है। पिछले अध्याय में भी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, अब ये पूछा गया कि छात्र आंदोलन, उस समय छात्र आंदोलन कहां कहां चल रहे थे, तो छात्र आंदोलन बिहार में चल रहे थे, गुजरात में चल रहे थे। याद रखना है आपको कि उस समय छात्र आंदोलन मुख्य तौर से 2 जगह चल रहे थे,
बिहार में और गुजरात में। चलिए अगला है कि रेल जो हड़ताल हुई थी उस समय रेल की भी हड़ताल हो गई थी। रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी और उस हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? कई बार पूछा जाता है कि उस समय जो रेलवे की हड़ताल हुई थी, रेलवे के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। किसने? जॉर्ज फर्नांडिस ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से इस क्रांति का उदय हो रहा था। ठीक है, चलिए जनवरी 1974 में, सीधा देखिए क्या कह रहे हैं, जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने किन कारणों से आंदोलन छेड़ दिया? क्या ऐसे कारण हो गए थे गुजरात में कि जिसमें छात्रों को आंदोलन करना पड़ा और छात्रों के इस बढ़ते आंदोलन के कारण ही वहां की सरकार को चुनाव कराने पड़ गए दोबारा? ठीक है, वो कौन सी चीजें थी, किन के कारण? देखिए देख लेते हैं। खाद्यान्न के कारण, खाद्य तेल के कारण, और आप कह लीजिए अन्य एफएमसीजी वस्तुओं के कारण। ठीक है, अब हमने लिखा यहां पे एफएमसीजी वस्तुएं, तो ये एफएमसीजी क्या है? ये अर्थशास्त्र का बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। ठीक है, लेकिन यहां हमको क्या जानना है? एफएमसीजी में हम वो सारी वस्तुएं रखते हैं जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं, यानी कि इसमें दाल है, साबुन है, तेल है, पेस्ट है, मतलब दैनिक आवश्यकता की जितनी भी चीजें हैं वो सब एफएमसीजी में आ जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, खाद्यान्न और खाद्य तेल तो हमने आपको बता ही दिया। अन्य जो ऐसी चीजें हैं जिनका हम दैनिक उपयोग करते थे, उन सारी चीजों की कालाबाजारी हो रही थी, उनके मूल्य बहुत बढ़ रहे थे, वहां पर बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही थी। इन सब चीजों से परेशान होकर, और क्या था वहां पर? उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, यानी कि जो पदों पर बैठे लोग थे वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। उस भ्रष्टाचार से छात्र परेशान हो गए और छात्रों ने परेशान होकर एक आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा और सरकार को अपना चुनाव कराना पड़ गया। वहां पर गुजरात सरकार को वहां चुनाव कराना पड़ गया। तो आप देखिए, उस आंदोलन ने ही धीमे धीमे, उस आंदोलन को देखते हुए बिहार में आंदोलन हुआ। फिर उस आंदोलन से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जिसको नाम दिया गया क्या? संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति। दोनों एक ही चीज है, समग्र और संपूर्ण। ठीक है, शब्दों पर मत जाइएगा। तो इस चीज के माध्यम से आगे जब स्थितियां चली, गुजरात में चली, बिहार में चली और सारे राज्यों में से धीमे धीमे चल रही थी, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार परेशान हो चुकी थी और परेशान होने के कारण ही इरिटेशन में, जल्दबाजी में एक बहुत ही खतरनाक निर्णय हो गया जिसे हम आपातकाल कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1974 में वस्तुओं के दाम कितने प्रतिशत बढ़ गए थे। एक ही साल में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि 2-3 साल में पूछ रहा हो। एक साल के अंतर्गत 1974 में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ी थी और उस महंगाई से लोग परेशान हो गए थे। तो यहां पे क्वेश्चन सीधा पूछ लिया है कि 1974 में वस्तुओं के दाम कितने प्रतिशत बढ़ गए थे। तो 1974, इसका आंसर है कि 1974 में वस्तुओं के दाम 30% तक बढ़ गए थे। कितने बढ़ गए थे? 30%। यानी कि आप सोचिए कि एक ही साल में कैसे, जैसे कोई वस्तु 100 रुपए किलो थी तो तुरंत उठ के वो कितनी हो गई? 130 रुपए किलो हो गई। 30% बढ़ गई सीधी सीधी। 100 रुपए किलो मिलने वाली वस्तु 130 रुपए हो गई। तो यहां पे सीधा आप जान लीजिए सारी वस्तुओं में, लगभग वस्तुओं में
मोटे तौर पर जो देखा जा रहा था 30% तो थी ही महंगाई, और जब कालाबाजारी हो रही थी, लोग वस्तुओं को दबा रहे थे, तो और भी चीजें महंगी मिल रही थी। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन दूर दराज में जब चीजें पहुंच नहीं पा रही थी, तब वहां पर और कालाबाजारी बढ़ गई थी और वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ती जा रही थी। इस आधार पर लोग परेशान हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन था, कहां हम स्वतंत्र हो गए, कहां ये सारी चीजें आ गईं। तब एक नारा दिया गया, संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का नारा दिया गया, और जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संकट के रूप में उपस्थित हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। इसी समय एक निर्णय और लिया गया। क्या निर्णय था वो? कि क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत विधायिका ने कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो कितना है? विधायिका और कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना है? 5 वर्ष है। हमारे यहां जो प्रधानमंत्री बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, सांसद जो बनता है वो 5 साल के लिए बनता है। लेकिन इस समय क्या किया गया? विधायिका ने अपने कार्यकाल को बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया। एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसके माध्यम से क्या किया गया कि कार्यपालिका और विधायिका का जो कार्यकाल था उसको बढ़ा के 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया। यानी अपना कार्यकाल बढ़ा लिया गया, अपना स्वयं का कार्यकाल बढ़ा लेने का जो काम किया गया, इसे जाके 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त किया गया। जब दूसरी सरकार बनी तब उसने इस निर्णय को बदल दिया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं आपसे अगर पूछ लिया जाता है या किया जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक बदलाव किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुए, तो वो कौन सा है? वो 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें बहुत सारा, लगभग पूरा का पूरा संविधान बदलने की कोशिश कर दी गई थी। संविधान को पूरी तरीके से बदल दिया गया था। ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई थी कि लगने लगा था कि जैसे संविधान पूरा बदल ही दिया गया है। तो ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। लेकिन इसके पश्चात जब नई सरकार आई तो उसने इन सारे नियमों को कैंसिल किया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो नियम नए बना दिए गए थे उनको कैंसिल किया गया। किसमें? 44वें संविधान संशोधन में। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है विधेयक, एक होता है अधिनियम। तो यहां विधेयक नहीं आपको ध्यान रखना है, अधिनियम ध्यान रखना है। विधेयक वो होता है जो संसद में पेश किया जाता है, वो चाहे पास हो या ना पास हो, उसको विधेयक बोलते हैं। लेकिन जब वो पास हो जाता है तब उसको अधिनियम बोलते हैं। तो हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? केवल अधिनियम पढ़ेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो चीजें थी उनको निरस्त कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कि बिहार में सन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में, अभी हमने आपको बताया था कि बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसी नेता ने किया होगा। जी हां, जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी ने किया था। और वहीं इन्होंने एक समग्र क्रांति का नारा दिया था। अगर आपको पूछ लिया जाए कि समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने कहां दिया, तो बिहार के छात्र आंदोलन के दौरान दिया। ठीक है ना, बिहार के छात्र आंदोलन के दौरान ये नारा आया, ये इस नारे ने जन्म लिया। कभी कभी पूछ देता है, खैर ये कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, आप लोगों से शायद ना पूछें, लेकिन आप बड़ी परीक्षाओं में इसको पूछ सकते हैं। चलिए, यहां चूंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके पहले वाले टॉपिक में भी हम बहुत सारी चीजें इसकी पढ़ा चुके हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो पुराने पाठ में हम पढ़ा चुके थे उनको यहां नहीं रखा है। तो आप पुराने पाठ के वीडियो को भी देख सकते हैं और हमारे जो पुराने वीडियो इस पाठ से संबंधित हैं उनको भी देख सकते हैं।
हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को शेयर करिए। आज चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। आगे पुनः आपके सामने पेश होंगे, लेकिन हां, इस पाठ के जो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनके नोट्स बना के, मैंने अपने तरफ से नोट्स बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका पीडीएफ लगा दिया है। तो उस पीडीएफ से आप उन क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करके आपको बताएं। ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें एक ही पाठ के बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे। इसलिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके लिए हमने आपके सहयोग के लिए ये इन 2 तरीके के क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करवा दिया है, और बाकी जो 2 तरीके के बचे हुए क्वेश्चन हैं इस पाठ से संबंधित, उनको हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स बना के रख दिया है कि आप वहां से देख के अपनी तैयारी कर सकें। हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं कि आपके लिए ये हमारा दायित्व हो गया है कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। आज का टॉपिक यहीं तक, कल हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।